की फॉर्मेशन हो रही होती है। और उस नेफ्रॉन के आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास पहले बूमेन कैप्सूल होता है। बूमेन कैप्सूल के अंदर आपकी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज पड़ी हुई होती है, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है आपके पूरे के पूरे नेफ्रॉन का, जो आप लोग देख रहे होते हैं। इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जहां पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जहां पर यूरिन पहले बनता है, वो जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ये बूमेन कैप्सूल। और बूमेन कैप्सूल कैसा होता है आपको पता है, ऐसे कप नुमा होता है, कप नुमा। इसके पीछे ऐसे जो है ना कलेक्टिंग, जो प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस कप नुमा कैप्सूल के अंदर गुच्छा पड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जहां से ब्लड एंटर हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट ए से एफरेंट आर्टरियोल, और इसमें से जब ब्लड बाहर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी बचपन की किताबों के अंदर। इसकी मैं चलो आपको डायग्राम्स भी कुछ दिखा देता हूं। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपके पुराने वाला, भी हमने मेन लेक्चर स्टार्ट इसका नहीं किया। ये देखें, ये बूमेन कैप्सूल है आपका, सारा का सारा बूमेन कैप्सूल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें जो आर्टरी ब्लड लेकर आती है उसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड लेकर जाती है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। इस बूमेन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ होता है, और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहीं पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रही होती है। फिल्ट्रेशन कैसे होती है? फिल्ट्रेशन इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस। अगर आप लोगों ने मेरे साथ पैथो पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको याद होगा पोडोसाइट्स बताए थे, फेनिस्ट्रेशंस बताई थी, बड़ा कुछ डिटेल में मैंने बताया था। ट्रिपलेट स्ट्रक्चर होता है ये, ट्रिपलेट स्ट्रक्चर कैसे? सबसे पहले जो है ना वो एंडोथीलियल सेल होता है। एंडोथीलियल सेल के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी हुई होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पोडोसाइट्स पड़े होते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन बैरियर बनता है। जब भी ब्लड में कोई भी फॉर एग्जांपल वाटर ने एब्जॉर्ब होना होता है तो पहले वो एंडोथीलियल सेल से गुजरता है, फिर उसके बाद वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरता है, और फिर पोडोसाइट्स में से होता हुआ वो आपके जो इधर बूमेन कैप्सूल में इकट्ठा होता है, और फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। याद है जिन्होंने पैथो पढ़ी थी, पैथो वाले डॉक्टर साहबान, मैंने इसका बड़ी डिटेल में आपको स्ट्रक्चर करवाया था। याद है कि भूल भाल गए हो सारे? पैथो के बच्चे मैं देख रहा हूँ, इफ्रा को याद है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये वही सेम स्ट्रक्चर है, हमारा को भी याद है। सेम ये स्ट्रक्चर है जो आप लोग ये देख रहे हो। ये मैंने इसको पहले मैंने आपको बताया, इसका मैं आपको एक और डायग्राम अच्छी सी दिखाता हूँ जहां से आप लोगों को बड़ा क्लियर याद होगा। बिल्कुल कासिम को याद आ गया ग्लोमेरुलस से मोहब्बत। तो ये देखो, ये बड़ा सिंपल सा ये स्ट्रक्चर, ये देखो यहां से आपको बड़ा क्लियर पता चल रहा होगा कि ये येलो कलर की आउटर जो लेयर है, ये येलो कलर की ये फेनेस्ट्रेशंस एंडोथीलियल लेयर है, एंडोथीलियम है, जिसमें छोटे छोटे सुराख हैं जिनको हम फेनेस्ट्रेशंस कह रहे हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर ये कैंचुआ नुमा, कैंचुए की शक्ल के कैंचुआ जो होता है, देखा है कैंचुआ कभी? ऐसे पाँव ही पाँव होते हैं उसके, एक ऐसे स्ट्रक्चर सा होता है और उसके ऐसे पाँव ही पाँव होते हैं साइडों पे, छोटे पाँव। इनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। इन पोडोसाइट्स ने क्या किया हुआ होता है कि ये एंडोथीलियल जो सेल्स होते हैं इनको इसने ऐसे जकड़ा हुआ होता है, आपस में ऐसे पकड़ा हुआ होता है, और ये एंडोथीलियल सेल्स को अपनी जगह से हिलने नहीं देते। तो ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले इस एंडोथीलियल सेल्स के सुराखों में से गुजरता है, फिर उसके बाद कैपिलरी में से, इसमें से बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करता है, और फिर उसके बाद पोडोसाइट्स में से पास करता है। तो ये एक बड़ा क्लियर किस्म का जो स्ट्रक्चर आप सबके सामने नजर आ रहा है। समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है सबको? ये स्ट्रक्चर समझ आया बूमेन कैप्सूल का जो हमने भी सामने रखा है आपके? ठीक है, कि ये सबसे अंदर जो है ये येलो कलर की एंडोथीलियम है, सिंगल सेलुलर, जिसमें छोटे छोटे सुराख है। उसके बाद एक ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ये पोडोसाइट्स हैं जो इसके बाहर हैं। ठीक है, इसको और क्लियर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको और क्लियर देखने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, तो उसमें आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इस डायग्राम की तरफ आप गौर से देखें तो ये आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले इसमें ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हम क्यों कहते हैं। सबसे पहले आपकी एंडोथीलियल सेल है, इसमें छोटे छोटे सुराख है, ये देखिए छोटे छोटे इसमें सुराख है,
फिर उसके बाद आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद पोडोसाइट्स हैं। तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल ने पास करना होता है तो वो, फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है और वाटर ही है, H2O ही है, इस H2O ने सबसे पहले ये एंडोथेलियल सेल के सुराखों में से गुजरता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में से गुजरता है, और फिर पोडोसाइट्स में से होता हुआ ये बूमेन स्पेस में आता है। ये एक सिंपल सा एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो आप लोग देखते हैं, जहां पर सारी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जहां पर सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है। एक नेफ्रॉन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेफ्रॉन ही है एक्चुअली जो सारा का सारे आपके यूरिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? इस डायग्राम की तरफ जरा गौर करें तो आपको बहुत क्लियर होगा कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट जो इसके हिस्से हैं, वहां कोई ना कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही होती है, कोई ना कोई चीज रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, और कोई ना कोई चीज एक्सक्रीट हो रही होती है। अगर आप इस डायग्राम की तरफ गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर जितना भी है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर का एरो है ये शो कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, और ये जो आपके पास ब्लू कलर का एरो है ये शो कर रहा है आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट को, जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर सिर्फ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ आप देखें तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको क्या, जितने भी इसमें वाटर है, वाटर के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वाटर ऑटोमेटिकली जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। हमें एनर्जी की जरूरत किसके लिए पड़ रही है? सोडियम के लिए और न्यूट्रेंट्स के लिए, कि फॉर एग्जांपल ब्लड से कोई न्यूट्रेंट कोई अगर एब्जॉर्ब इसमें गलती से आ गया तो वो यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाए, इसी तरह वाटर जो एक्स्ट्रा आ गया वो रीअब्सॉर्ब हो जाए, NaCl एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाए, पोटाशियम रीअब्सॉर्ब हो जाए, बाइकार्बोनेट आयंस भी रीअब्सॉर्ब हो जाए। लेकिन कौन से आयंस को हम सिक्रीट करते हैं फोर्सफुली इसके अंदर, क्यों, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उसमें से एक अमोनिया है। ये देखिए अमोनिया जो है इसको हम इसके अंदर एक्सक्रीट कर रहे हैं, ये इसके अंदर जा रहा है, यानी कि जो आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके अंदर ये जा रहा है, और जो आपके H+ आयंस हैं, जो आपके हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं? सिक्रीट करवा रहे हैं, हम इसके यूरिन के थ्रू हम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हिस्से हैं आपके नेफ्रॉन्स के, जहां पर बहुत सी चीजें सिक्रीट हो रही होती हैं और बहुत सी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग अपनी फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। जस्ट मेरा आज का ये मकसद था कि आपको एक ओवरव्यू दूं, आप लोगों को पता चले कि आखिर हम किन चीजों की बात करने जा रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? पुराने वक्त याद आए हैं यहां तक सबको? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और हम अपने बच्चों वाली बातों से निकल के अब हम अपनी मेन बातों की तरफ आते हैं जो हमने करनी है। देखें, हमारे पास किडनी के फंक्शंस क्या हैं, बड़े गौर से इसको समझें डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर आपको किडनी के ये फंक्शन समझ आ गए तो आपके लिए किडनी का पेशेंट पकड़ना इतना आसान हो जाएगा जैसे आप पानी का ग्लास पी रहे हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले किडनी के कौन से फंक्शंस हैं? एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस में आप ये देख रहे हो कि ये जो भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं, कोई भी ड्रग्स जो हम दवाइयां मेडिसिन खाते हैं उनको एक्सक्रीट करने में ये हेल्प करती है। टॉक्सिन्स जितने भी हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रही है, जैसे कि आपका अमोनिया, आपका अमोनिया को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। जितनी भी दवाइयां हम खा रहे होते हैं उनमें से बहुत सी मेडिसिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा आपकी किडनी में हो रहा होता है, किडनी से वो रिमूव हो रही होती है, यूरिन के थ्रू वो रिमूव हो रही होती है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी इसके हैं। मेटाबोलाइट्स जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस हैं या कुछ भी है वो भी इसके थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। हीमोस्टैटिक फंक्शंस के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, H2O कितना एक्सक्रीट करना है, कितना रीअब्सॉर्ब करना है, कितना एक्सक्रीट करना है, कितना रीअब्सॉर्ब करना है, ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि अगर किडनी ने ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया तो वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा, और अगर ज्यादा वाटर एक्सक्रीट कर दिया तो वो बॉडी से कम होना शुरू हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी ज्यादा एक्सक्रीट कर दिया तो हाइपोवोलीमिया, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो हाइपरवोलीमिया।
तो ये बहुत ज्यादा एक रेगुलेटेड किस्म का एक मैकेनिज्म होता है जो कि चल रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस के हवाले से। इसी तरह एसिड बेस बैलेंस, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जितने भी आयंस है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, और उसके बाद आपके डिफरेंट और भी जो आयंस हैं वो सारे, क्लोराइड है, सारे के सारे इसके थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। कुडैश, आपको मेरे ख्याल कोई सफा नहीं मिला।